हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट के बारे में। नंबर सिस्टम का ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग आज पूरी तरह से इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग के वीडियो में सबसे पहले कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद लास्ट में हमने 10 क्वेश्चन को रखा है जिसके माध्यम से पूरा जितना हमने पढ़ा है अभी तक उन सभी को रिवाइज करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होगा कि क्रमागत पूर्णांक हम किसे कहते हैं। क्रमागत पूर्णांक की डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन ये है कि क्रम से आने वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं, क्रम से आने वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं उसे क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2, 3 और 4। अब देखिए आप कि ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये संख्याएं क्रम से आ रही हैं। और जब संख्याएं क्रम से आती हैं और ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इसी को हम कहेंगे कि क्रमागत पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल हमारा 13, 14 और 15। अब आप देखिए कि ये भी क्रम से आ रहे हैं। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं क्रम से आती हैं, क्रम से आने वाले जो पूर्णांक होते हैं उसी को कहते हैं क्रमागत पूर्णांक। अगर आपको इतना समझ आ गया, अब इसको ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कि इन दोनों का गैप, 2 और 3 का गैप देखिए कितने का है, 1 का है। 3 और 4 का गैप देखिए, इसका भी 1 का गैप है। 13, 14 इसका गैप 1 का है। 14 और 15 का भी गैप 1 का है। इसका मतलब ये है कि जो दो निकटतम क्रमागत संख्याएं होती हैं, जो दो निकटतम क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके बीच में हमेशा अंतर 1 का होता है। हमने देखा 13, 14 और 15। आप देखिए ये क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं और इनके बीच का गैप कितने का है, 1 का। 14 और 15 के बीच का गैप कितने का है, 1 का। तो इसी को कहते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। अगर कभी क्वेश्चन में आपको मानना पड़े कि अगर कोई क्रमागत पहली संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या को आप कौन सा मानेंगे, x+1 मानेंगे। तीसरी क्रमागत संख्या आपकी हो जाएगी x+2। उसके बाद अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी x+3। अगली संख्या हो जाएगी x+4। इसका मतलब ये है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में आप देखिए गैप यहाँ पे भी 1 का है। इन दोनों निकटतम क्रमागत संख्या का देखिए, इन दोनों का भी गैप 1 का है। इन दोनों का देखिए, इन दोनों का भी गैप कितने का, 1 का है। तो बॉटम लाइन यहाँ से ये है कि क्रम से आने वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं उसको क्रमागत पूर्णांक कहते हैं, पहली चीज। और जितने भी क्रमागत पूर्णांक होंगे, अगर उन दो निकटतम क्रमागत पूर्णांकों को आप देखेंगे तो उनके बीच में हमेशा गैप कितने का होता है, 1 का होता है। ये तो हो गया हमारा क्रमागत पूर्णांक। अब अगला है कि क्रमागत सम संख्या किसको कहते हैं। क्रमागत पूर्णांक अगर आपको समझ आ गया होगा तो क्रमागत सम संख्या भी आपको समझ आसानी से आ जाएगा। तो सम संख्या क्या होती है, अगर ये आपको नहीं पता कि सम संख्या क्या होती है तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में वीडियो बनाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का वीडियो देखिए। आपको जितनी भी सम, विषम, भाज्य, भाज्य की जितना भी नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो क्रमागत सम संख्या देखते हैं क्या होता है कि क्रम से आने वाली जो सम संख्याएं होती हैं, क्रम से आने वाली जितनी भी सम संख्याएं होंगी उसको क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं और क्रम से आ रही हैं, तो इसको कहेंगे कि क्रमागत सम संख्या। अगर यहीं पे मान लीजिए कहता है 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए कि क्या ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये क्रम से नहीं है। 2 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 8, 8 के बाद आ गया 10। अगर यहीं पे 6 के स्थान पे 6 के बीच में आता 4 तो हम कहते हैं कि 2, 4, 6, 8 और 10 ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये क्रम से आ रही हैं। तो क्रमागत सम संख्या का मतलब क्रम से आने वाली जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उसको क्रमागत सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इन दोनों के बीच का गैप देखिए। 2 और 4 के बीच का गैप देखिए कितने का है, 2 का है। 4 और 6 के बीच का गैप देखिए कितने का, 2 का। 6 और 8 के बीच का गैप देखिए 2 का। 8 और 10 के बीच का गैप देखिए तो 2 का। इसका मतलब कि जो क्रमागत निकटतम सम संख्याएं होंगी उनके बीच में हमेशा 2 का अंतर होगा। जब 2 का अंतर होगा तो इस संख्याओं को किस तरह से माना जाएगा। अगर पहली क्रमागत संख्या को मैं x मानता हूं तो दूसरी क्रमागत संख्या को हमें मानना पड़ेगा x+2, तभी तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 2 आएगा।
क्योंकि ये कंडीशन है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है तो वो संख्याएं गलत हो जाएंगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि x पहली क्रमागत संख्या हमने मानी, दूसरी अगर कोई कहता है कि x + 3 आप ले लीजिए, तो ये क्रमागत सम संख्या नहीं है, क्योंकि x और x + 3 का जो गैप है वो 3 है, जबकि होना कितने का चाहिए, 2 का। तो अगर पहली संख्या आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या आपको मानना पड़ेगा x + 2, तीसरी संख्या आपको मानना पड़ेगा x + 4, चौथी मानना पड़ेगा x + 6। तो इस तरह से आप क्रमागत सम संख्याओं को मान सकते हैं। अब इसी में अगला है हमारा क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। अब इसको देखने के बाद हम देखेंगे कि इस पे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थ्योरी तो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्रमागत विषम संख्या क्या होती है कि क्रम से आने वाली विषम संख्या, जितनी भी क्रम से आने वाली विषम संख्याएं होती हैं उसको हम कहते हैं कि क्रमागत विषम संख्या। अभी हमने देखा कि क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रम से आने वाली जितने भी पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक। अभी हमने देखा कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से आने वाली जितनी भी सम संख्या है उसको क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत विषम संख्या का मतलब क्रम से आने वाली जो विषम संख्या होती है उसको कहते हैं क्रमागत विषम संख्या। जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, अब देखिए अब क्रम से आ रही है। 17 के बाद क्या, 19 आया, 19 के बाद 21 आया, 21 के बाद 23 आया, 23 के बाद 25 आया। अब इसको ऑब्जर्व करिए, 17 और 19 के बीच का गैप आप देखिए आपको 2 मिलेगा, 19 और 21 के बीच का गैप देखिए 2 का मिलेगा, 21 और 23 के बीच का गैप देखिए आपको 2 का मिलेगा। इसका मतलब कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या दोनों के बीच में जो गैप होता है वो हमेशा 2 का। हमने देखा भी कि जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उनके भी बीच का गैप कितना था, 2 का था। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का भी गैप कितने का है, 2 का ही गैप है। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हमें कभी भी क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, इस तरह की संख्याओं को मानना हो तो अगर पहली संख्या में x लूँगा तो दूसरी x + 2 लूँगा, तीसरी x + 4 लूँगा, चौथी x + 6 लूँगा और पांचवी x + 8 लूँगा। इसी तरह से हम आगे संख्याओं को मानते चले जाएंगे। अब इस टाइप के कंसेप्ट में सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं इसको देखें, तब आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमें दे रखा है 24। अभी हमने बताया कि जितनी भी क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो हमेशा 2 का होता है। और हम संख्याओं को किस तरह से एज्यूम करते हैं, अगर पहली संख्या मैंने x मानी है तो दूसरी संख्या हमारी होगी x + 2, तीसरी संख्या हमारी कितनी होगी x + 4। तो हमने 3 संख्याओं को ले लिया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन तीनों क्रमागत सम संख्याओं का सम कितना है, योग कितना है, 24। अब इसी का हम योग कर लेते हैं। तो x + x + 2 + x + 4, इनका सम कितना दे रखा है, 24। अब ये x और ये x और ये x कितना हो गया, 3x, 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो 3x + 6 कितना बराबर होगा, 24 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 18, और x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 6। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि जल्दीबाजी में x की वैल्यू 6 मार्क कर देंगे, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें पूछा क्या है कि ठीक बीच वाली हमें सम संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमें x की वैल्यू 6 है तो हमने माना तीनों संख्याओं को था, कितना था, ये हमने संख्याओं को माना था। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 6, दूसरी संख्या x + 2 है तो 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। तीसरी संख्या हमारी होगी x + 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो हमारी तीनों संख्याएं आ गई, लेकिन पूछा क्या है, ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी है, 8। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 8। अगर कभी भी पूछा जाता है कि तीनों संख्याओं को बताइए तो आप 6 और 8 10 तीनों संख्याएं मिल गई। कभी हो सकता है कि सवाल में पूछे कि पहली और तीसरी संख्याओं का सम बताइए तो 6 + 10 आप बता सकते हैं। कभी हो सकता है कि पूछे पहली 2 संख्याओं का सम बताइए तो 6 + 8 बता सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप किसी भी तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 क्रमागत विषम संख्या। हमने सम संख्या को तो देख लिया और उसके बाद हम विषम संख्या के कंसेप्ट को भी देख लेते हैं कि विषम संख्या पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 51। अब हमने बताया कि चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो वो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, दोनों के बीच का जो गैप होता है, क्रम से आने वाली सम संख्या, क्रम से आने विषम संख्या, दोनों का गैप हमेशा 2 का होता है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या हमने मानना है। पहली मानेंगे x, तो दूसरी हम मान सकते हैं x + 2 और तीसरी हम मानेंगे x + 4, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इनके बीच का जो गैप है वो 2 का है। इनके बीच का गैप कितने का है, 2 का। तो ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो सम है वो है 51। अब इनको ऐड कर लेते हैं
x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन तीनों का सम कितना है 51। अब ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर कितने के 51 के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3x बराबर कितना 45 और x वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 15। अब ये हमारा x की वैल्यू 15 आएगी, ये हमारा आंसर नहीं है, x की वैल्यू मिली है, लेकिन हमने संख्याएं कितनी मानी थी, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी माना था x प्लस 4। तो यहाँ से हमारी संख्या कौन सी हो जाएंगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 15। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 15 प्लस 2 कितना होगा 17, फिर x की वैल्यू 15 यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस 4 कितना होगा 15 4 19। तो ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई। लेकिन हमें पूछा क्या है कि ठीक बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाली संख्या कौन सी है 17, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 17 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब एक और अगला कंसेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जितना भी हमने क्वेश्चन रखा है, ताकि पूरा चैप्टर आपका आसानी से रिवाइज हो सके। हालांकि इस कंसेप्ट को हम जब सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे, जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे जिसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे इस पूरे कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं बस इन्हीं के फार्मूले पे बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे अगर कभी पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप लगाएंगे फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस कंसेप्ट पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछा जाएगा 1 से लेकर के 10 तक की 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का आपको योग बताना है। तो आप देखिए कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने लिखा है फार्मूला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला ये वाला होता है। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है कि टोटल नंबर्स कितने टर्म्स हैं हमारे, कितने टर्म्स का हमें योग निकालना है। तो हमें कितने टर्म्स का योग निकालना है, हमें 10 संख्याओं का योग निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, ये कितना हो जाएगा 55। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 55। तो अगर कभी पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक निकालिए, तो आपको क्या करना है, यही फार्मूला लगा देना है। n की वैल्यू आप 100 रखेंगे, 100 गुणे 101 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये एक टाइप का सवाल हो गया। दूसरा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब ये प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या, सम संख्या क्या होती है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाले चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में बताया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये फार्मूला होता है। अब इस पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस पे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, प्लस 3 स्क्वायर है, इस तरह से आप सम करिए 10 तक के स्क्वायर का। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n की वैल्यू कितनी होती है 10, क्योंकि हमें 10 टर्म का सम निकालना है, 10 इंटू 11, फिर यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 दूना 20, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, 2 5 10, 2 3 6, 3 7 21, ये कितना हो जाएगा 7 5 35 और ये 11। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक तीसरे प्रकार का सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर n तक, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के धन पूर्णांकों के घनों का योग। अभी हमने देखा कि यहाँ पे पावर 1 थी, सिंपल संख्याओं का योग पूछा था, यहाँ पे संख्याओं के स्क्वायर का योग पूछा है। और कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि घनों का योग बताइए, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से पूछा जा सकता है। मान लीजिए 10 तक पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करेंगे, घनों का अगर योग निकालना हो संख्या के, तो आप फार्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप होल स्क्वायर बना लीजिए। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का पूरा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितना है 10 है, 10 इंटू n+1 करेंगे, 10 प्लस कितना होगा 11, डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 55 का होल स्क्वायर। ये 55 का होल स्क्वायर को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इन 3 चीज़ों पे सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने रखा है। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पर जितने तरह के एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं वहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा पूरी तरह से 10 क्वेश्चन हम करेंगे। इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से, जो 10 क्वेश्चन करेंगे, इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे।
तो जितना भी हमने नंबर सिस्टम में अभी तक पढ़ा है उन सभी नंबर सिस्टम को इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। इसमें हमारा पहला सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी अच्छा भी सवाल है। इसी तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं ये काफ़ी स्टूडेंट्स इस टाइप के सवाल को छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि यूपी टेट 2020 का जो लेटेस्ट सवाल है वही पूछा गया है कि कोई प्राकृतिक संख्या m है, इस प्राकृतिक संख्या m के लिए जो गुणनफल है m, m+2, m+4 हमेशा विभाजित होगी। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखने के बाद तो एक बार में पता नहीं चलेगा कि हमें इसमें करना क्या है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसको किस तरह से टैकल करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, m, m+2 और m+4 इतना हमने लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमें बताना है कि ये वाली जो संख्या हमारे पास है ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। अब इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि m की वैल्यू को कुछ पुट करेंगे। जब m की वैल्यू को कुछ आप पुट करेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी। जैसे मैंने मान लीजिए m की वैल्यू 1 पुट किया, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1+2 कितना होगा, 3। अब यहाँ पे रखेंगे 1 तो m 1+4 कितना होगा, 5। तो हमें मिल गया कि ये 15 हो गया। वैल्यू कितनी मिली, 15। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है। इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगी और 5 से भी डिविजिबल होगी। उसके बाद जब मैं m की वैल्यू 2 रखता हूँ, जब हम m की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × ये 2+2 कितना होगा, 4। ये कितना होगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। तो अब हम इसको देखें, अगर इसको हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे 6 है यानी कि इसमें 2 भी है और 3 भी है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पूरा नंबर होगा ये 3 से तो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। उसके बाद जब हम m बराबर 3 रखकर चेक करते हैं, m की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3+2 कितना होगा, 5 × 3+4 कितना होगा, 7। अब आप देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो हम एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पहले वाले में भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। जब हम m की वैल्यू 4 रखेंगे तो वहाँ पे भी 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 संख्या सभी में आ रही है तो 3 से ये पूरी तरह से ये भी डिविजिबल होगा, ये भी 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि m की हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, m की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो हमेशा ये डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3, क्योंकि m की आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखिए, m की वैल्यू 1 से लेकर के 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, ये हमेशा 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न बना करके ऑब्जर्व कर लेना है कि कौन सी संख्या कॉमन सभी में आ रही है। यहाँ पे भी 3 कॉमन था, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। m की वैल्यू 4, 5, 6, 4 जितना भी रखिए, m की वैल्यू हमेशा कॉमन 3 आएगी। इसका मतलब कि 3 से वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के सवालों को इसी तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये सवाल काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस सवाल को रखने के पीछे का मकसद क्या है। इस सवाल को रखने के पीछे का मकसद है कि आपको व्युत्क्रम के बारे में समझाना कि हम व्युत्क्रम कहते किसे हैं। जब तक आपको व्युत्क्रम के बारे में नहीं पता होगा ये आप सवाल आसानी से कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्युत्क्रम हम कहते किसे हैं। व्युत्क्रम का सीधा सा सिंपल मतलब होता है कि उल्टा करना। उल्टा का क्या मतलब होता है, अगर अंश है तो आप उसको हर में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आपके पास हर दे रखा है तो उसको आप अंश में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने कहा कि x का व्युत्क्रम आप बताइए, तो x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x, उल्टा कर दीजिए। मैंने पूछा y का व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहेंगे कि 1/y। मैंने कहा 1/3 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहेंगे 1/3 का व्युत्क्रम 3 होगा। मैंने कहा 2/3 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहेंगे 3/2 इसका व्युत्क्रम होगा। यानी कि अंश को हर में बदल दीजिए, हर को अंश में बदल दीजिए। मैंने कहा x/y का आप व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहेंगे कि y/x इसका व्युत्क्रम होगा। अगर इतना आपको समझ आ गया तो ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे सवाल करा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल कितना है, 5 है और 36 है। दो संख्या हमने माना कौन सा, x और y। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर आप ले लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर आप लेंगे x - y, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनफल आप ले लीजिए, गुणनफल x y कितना होगा, 36। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, यानी ये जो दो संख्याएं दे रखी हैं इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम व्युत्क्रम निकालते हैं। x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x, y का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/y। अब इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए, तो 1/y - 1/x,
इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा एक्स वाई, और यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है कितना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है 5 और एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 36। तो 5/36 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने बताया कि सबसे पहले आप अगर शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इन छोटे छोटे सवालों में भी आप गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले इसलिए हमने सवाल को रखा कि हम व्युत्क्रम के बारे में समझ जाएं कि होता क्या है व्युत्क्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइप के सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर कभी भी आपको इस तरह के सवाल पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसमें आपका न केवल समय जाएगा बल्कि आप गलती की संभावना इसमें बढ़ जाती है। तो कभी भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शन के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं, सवाल कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है, 2 गुना है। इकाई का अंक, ध्यान से देखिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, यानी कि अगर दहाई का अंक 1 है तो हमारा इकाई कितना होगा, तो हमारा इकाई का जो अंक होगा वो 2 होगा। दहाई का अंक अगर हमारा 2 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। ये सवाल कर रहा है। अब आप ऑप्शन में देखिए, इस पहले ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है, दहाई का अंक कितना है, 2। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सवाल में जो कहा है वो इसमें फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि इकाई का अंक कितना है, 2 है, दहाई का अंक कितना है, 1 है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना यहाँ पे भी है तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2 गुना ये भी हो सकता है, यहाँ पे 2 गुना है तो ये भी हो सकता है। अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं 24 में 27 जोड़ दूंगा तो ये 24 का 42 होना चाहिए। 12 में मैं 27 को जोड़ दूंगा तो 12 का 21 होना चाहिए। 36 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो 36 का 63 होना चाहिए। 48 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो 48 का क्या होना चाहिए, 84 होना चाहिए। अब इसी को हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आप 24 में 27 को जोड़ कर देखिए। 24 में जब आप 27 जोड़ेंगे तो 20 20 40 7 47 4 51 51 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था, 42 होना चाहिए था। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब जब आप 12 में जोड़ेंगे 27, 12 में जब आप 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 2 9 और 2 1 3 39 आ रहा है, जबकि हमारा 12 में 27 जोड़ने पर 21 होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप 36 को चेक कर लीजिए। 36 में जब आप 27 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 63, कितना हो जाएगा, 63, जबकि 36 का जब हम उल्टा करते हैं तब भी 63 होता है। इसका मतलब ये हमारा संख्या होगा, क्योंकि संख्या में अगर हम 27 जोड़ रहे हैं तो उसको उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि 36 में हमने 27 जोड़ा तो ये संख्या उल्टी हो गई, 36 का उल्टा 63 हो गया। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। 48 को भी आप चेक कर लीजिए। 48 में जब हम 27 को ऐड करते हैं तो 8 7 15 और 4 2 6 1 7 75 आ रहा है, जबकि 48 का उल्टा कितना होना चाहिए, 48 का उल्टा 84 होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस सवालों को आप ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हम सॉल्व करें तो उसमें गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले इसमें समझना है कि अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। जब तक अगर आपको अभाज्य युग्म के बारे में नहीं पता चलेगा आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभाज्य युग्म को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अभाज्य युग्म की डेफिनेशन होती है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, जिनका अंतर कितना होता है, जिनका अंतर 2 होता है। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उसको अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों का अंतर कितने का है, अंतर भी 2 का है। तो ये 3 और 5 एक अभाज्य युग्म है। जैसे मैंने लिखा 17 और 19, 17 और 19 को आप देखिए, 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का अंतर भी कितने का है, 2 है। इसका मतलब ये दोनों अभाज्य युग्म हैं। तो अभाज्य युग्म का मतलब कि दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और उन दोनों के बीच का अंतर भी कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की हमें संख्या बतानी है। अब सबसे पहले 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी है इसको जानना इंपॉर्टेंट है। अब 1 से 100 तक के मध्य की जितनी अभाज्य संख्याएं उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ।
जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, 47, 53, 59, 61 होगा, उसके बाद 67 होगा, 67 के बाद कौन सी होगी संख्या, 71 होगी, 71 के बाद हमारी संख्या होगी 73, उसके बाद 79, 83, 89, उसके बाद लास्ट होगा हमारा 97। अब इन्हीं सारी संख्याओं में से हमें ये चेक करना है कि कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा अभाज्य युग्म का है और कौन सा युग्म अभाज्य युग्म का नहीं है। अब जैसे 2 और 3 को आप देखिए, जब 2 और 3 को आप देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में अंतर तो 1 का है, हालांकि 2 अभाज्य है 3 भी अभाज्य है, लेकिन अंतर 1 का है, जबकि अभाज्य युग्म में अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 2 और 3 वाला जो जोड़ा है वो अभाज्य युग्म का नहीं है। अब आप 3 और 5 को देखिए, 3 और 5 को आप देखिए तो 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और 3 और 5 के बीच का गैप कितने का है, 2 का है। इसका मतलब एक पेयर हमारा 3 और 5 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 5 और 7 को, 5 और 7 को जब आप लेंगे तो 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितने का, 2 का। तो एक जोड़ा हमारा 5 और 7 का भी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो 11 और 13 को आप देखिए, 11 और 13, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितने का, 2। तो एक अभाज्य युग्म ये हो गया, 11 और 13 भी एक अभाज्य युग्म हो गया। उसके बाद आप 17 और 19 को देखिए, 17 और 19 के बीच में भी कितने का अंतर है, 2 का। तो एक हो गया हमारा 17 और 19, ये भी एक अभाज्य युग्म ही है। उसके बाद आप देखिए 23 और 29 नहीं हो सकता। 23 और 29 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6 है। एक अभाज्य युग्म होगा 29 और 31 का, 29 और 31 का जो जोड़ा होगा ये भी अभाज्य युग्म होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, 2 का है। उसके बाद 37 और 41 नहीं हो सकता, 41 और 43 हो सकता है, 41 और 43 हो सकता है, क्योंकि 41 और 43 के बीच का भी गैप कितने का है, 2 का है। तो एक अभाज्य युग्म ये हो सकता है। उसके बाद एक आप देखिए 59 और 61, 59 और 61 भी हो सकता है, 59 और 61 हो गया। उसके बाद एक हो सकता है 71 और 73, 71 और 73। अब इसके अलावा आप एक भी ऐसा जोड़ा नहीं इसमें खोज सकते हैं जिनके बीच का अंतर कितने का हो, 2 का हो। तो कितने अभाज्य युग्म हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमारा आंसर कितना होगा, 8। तो 8 अभाज्य युग्म हो जाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह के कंसेप्चुअल सवाल सीटेट में पूछे गए हैं। ये सीटेट 2019 का सवाल है। तो सवाल तो छोटा है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो इस टाइप के सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इस सवाल को लेने के पीछे का मकसद ये है कि इस टाइप के सवालों को स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। जो सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो इसी टाइप के सवालों में होती हैं। देखने में ये तो काफ़ी सरल सवाल और छोटा सवाल है, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं, गलती देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल है कि 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 50 है, 50 में एक पूर्ण संख्या हमने जोड़ दिया, ठीक है, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स पहले देखते ही पहले नज़र में क्या करेंगे, उसी में से संख्या घटा देंगे। जब घटा देंगे तो आंसर उनको कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो आंसर 50 मार्क कर देंगे, जो कि ये क्या है, गलत है। और इसी तरह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आपने सवाल को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं सही से। अब सवाल देखिए क्या करा है कि 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है और प्राप्त हुई दोनों संख्या, यानी कि हमें 2 संख्या मिल रही है। पहली कंडीशन कर रही है कि 50 में एक पूर्ण संख्या आप जोड़िए, उसके बाद कह रहा है कि फिर वही संख्या यानी x जो है उसी को 50 में से आप घटाइए, तो फिर संख्या 50 में से आप x को घटाइए। अब आपको 2 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, एक 50 प्लस x वाली संख्या और एक 50 माइनस x वाली संख्या। अब इन दोनों का आप योग करिए, तो 50 प्लस x और 50 माइनस x, इन दोनों का योग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 100। तो 100 क्या होगा हमारा आंसर। तो आपने गलती देखी, गलती समझिए कि कहाँ पे होती है। गलती यही होती है कि पूरा सवाल हम पढ़ते नहीं और जल्दीबाजी में इतना करके 50 आंसर लाते हैं और -1 का अवार्ड हमें मिल जाता है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अब ये देखिए सीटेट 2019 में पूछा गया था, तो सभी लेटेस्ट सवाल हमने लिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस तरह के सवाल टीचिंग में मैथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
अब क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने विभाज्यता का, डिविजिबिलिटी का नियम वाला वीडियो देखा होगा, डिविजिबिलिटी का जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़ाया था, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पूरी प्लेलिस्ट में से जाके देखिएगा, ताकि ये वाला सवाल आप आसानी से कर पाएँ। अब जैसे सवाल में क्या है, ए के उन सभी संभावित मान, आप यहाँ पे देखिए सभी शब्द का महत्व है, संभावित मान, एक मान नहीं पूछा, सभी संभावित मान, कि जितने ए के संभावित मान हो सकते हैं, जिनके लिए 4 अंक की संख्या इतना 3 से क्या है विभाज्य है। संख्या क्या है 4547A, ये हमारी संख्या है। अब ये संख्या क्या है, ये संख्या कह रहा है कि 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता के नियम को हमने पढ़ा था कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होती है जब उसका जो संख्याओं का सम होता है वो 3 से विभाजित होता है। यानी कि जो हमारे पास संख्या है 5 + 4 + 7 + A, इन सभी के अंकों का जो योग है, ये अंकों का योग भी 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 5 4 9 9 7 16, 16 + A, 16 + A भी 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर 16 + A 3 से विभाजित है तो इसका मतलब कि ये वाली संख्या भी, ये जो 4 अंकों की संख्या है, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 16 + A 3 से कब विभाजित होगी, ये पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, A की। अगर A की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, आप चेक करके देखिए, A की वैल्यू हम 1 रखेंगे, जब A की वैल्यू 1 रखेंगे तो 16 + A कितना होगा, 17 होगा। अब 17 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब A की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमें 16 + A को 3 से विभाजित बनाना है। तो A की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, आप देखिए 16 + 2 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। जब 18 हो जाएगा तो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब A की वैल्यू 2 यहाँ पे चल सकती है। A की वैल्यू आप 3 रख के चेक करिए। A की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे तो 16 + 3 कितना होगा, 19 होगा, और 19 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला नंबर भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद A की वैल्यू आप 4 रख के देखिए। A की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 16 4 कितना होगा, 20 होगा, और 20 भी 3 से विभाजित नहीं हुआ, तो इसका मतलब A की वैल्यू 4 भी नहीं चल सकता। A की वैल्यू 5 रख के आप चेक करिए। A की वैल्यू 5 रखेंगे तो 16 5 कितना होगा, 21 होगा, 21 3 से कट जाएगा, इसका मतलब A की वैल्यू 5 यहाँ पे रख सकते हैं। A की वैल्यू आप 6 रख के चेक करिए। 6 रखेंगे तो 16 + 6 कितना होगा, 22 होगा, 22 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 भी नहीं हो सकता। A की वैल्यू आप 7 रखिए। A की वैल्यू जब आप 7 रखेंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 हो जाएगा 23, 16 7 23 होगा, और 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 7 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब A की वैल्यू आप 8 रख के चेक करिए। 8 रखेंगे तो 16 8 कितना होता है, 24, जब 16 8 24 हो जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा, 24 3 से डिविजिबल होगा, तो 8 आंसर हमारा हो सकता है। उसके बाद आप A की वैल्यू 9 रखिए। जब 9 रखेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 9 आंसर नहीं हो सकता। अब हम A की वैल्यू 10 नहीं रख सकते। अब A की वैल्यू हम 10 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जब हम 10 रखेंगे तो यहाँ पे 4 अंकों की संख्या के बजाय 5 अंक की संख्या हो जाएगी। सॉरी, जैसे हमने रखा 5 4 7, A की वैल्यू अगर मैंने 10 रख दिया तो ये 5 अंक की संख्या हो गई, तो हमारा सवाल गलत, क्योंकि ये 4 अंकों को ही संख्या रहनी चाहिए, 4 अंक की संख्या से ज़्यादा नहीं। A रखेंगे आप, A की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 ही होगा, 1 से लेकर के 9 तक रखेंगे तो ये 4 अंक की ही संख्या रहेगी, इसलिए हम A की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक ही रखेंगे। अब किस किस वैल्यू पर ये पूरी तरह से डिविजिबल बन रहा है, तो आप देखिए कि जब हमने A की वैल्यू 2 लिया, A की वैल्यू हमने 2 लिया था तो ये 3 से पूरी तरह से कट रहा था, इसका मतलब A की वैल्यू 2 हो सकता है। A की वैल्यू जब हमने 5 लिया तो ये भी 3 से कट रहा था, इसका मतलब A की वैल्यू 5 भी हो सकता है। और A की वैल्यू 8 लेने पर भी 16 + 8 24 हो रहा था, तो 3 से कट रहा था, तो ये A की वैल्यू 8 भी चल सकती है। तो हमारा सवाल क्या पूछा था कि A के सभी संभावित मानों का क्या निकालना है, योग। तो A के संभावित मान कौन कौन से हो गए, A के संभावित मान हो गया हमारा 2, A का संभावित मान हो गया हमारा 5, A का संभावित मान हो गया हमारा 8। अब इन तीनों का आप योग ले लीजिए, 2 + 5 + 8, ठीक कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कौन सा होगा, बी वाला। तो आप देखिए कि सवाल छोटा है लेकिन इसमें कंसेप्ट है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, तभी आप इस आंसर तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आप बीच में ही छोड़ देंगे आंसर को। अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल जो है ये काफ़ी सिंपल सवाल है। इस सवाल के पीछे का मकसद क्या है, इस सवाल को रखने का मकसद ये है कि आप जो स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं उस स्टेटमेंट वाले सवालों को अटेम्प्ट करें, ये काफ़ी सिंपल होते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप देखिए यही सवाल कह रहा है कि संख्या n को दोगुना करके y जोड़ा जाता है। संख्या n को क्या किया जा रहा है, संख्या n को दोगुना किया जा रहा है,
ये जो संख्या n है इसको दोगुना करके उसमें y जोड़ा जाता है। तो संख्या n का दोगुना कितना होगा 2n। इसमें कह रहा है कि y को जोड़ा जाता है तो हमने y को जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि जो हमें ये संख्याएं मिली है इस परिणाम को 2 से क्या किया जाता है, 2 से भाग किया जाता है। तो इसको हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें से वास्तविक संख्या n को घटा दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2n प्लस वाई एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, पूरे का डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2n और प्लस 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से y बाई 2, y डिवाइडेड बाई 2। तो y बटे 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये कितना सिंपल सवाल है। हमने इसको इसलिए रखा था कि आपकी लैंग्वेज वाले जो सवाल हैं उसको छोड़े ना बल्कि सॉल्व करें, ये काफ़ी सिंपल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा पूरा मैथ्स का जो हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट वीडियो था उस फर्स्ट वीडियो में हमने स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है उसके बारे में बताया था। क्योंकि यहाँ से सीटेट में एक सवाल तो फिक्स होता है, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, यहाँ से एक सवाल आना तय रहता है। तो क्या पूछा है कि 24 में 2 के स्थानीय मानों का योग निकाला है। 24 हो गया। अगर आपने ये वाला वीडियो पहला देखा होगा तो ये आप 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 कौन से स्थान पर है, दहाई वाले स्थान पर, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2000। पूछा है कि 2 के सभी स्थानीय मानों का योग। 1 2 का स्थानीय मान कितना है, 20 है। 1 2 का स्थानीय मान 2000 है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 20 को जब 2000 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 आ जाएगा। तो 2020 हमारा क्या होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को करना है। हमने सभी टाइप के सवालों को लिया है ताकि आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। अगर आपने पिछला वीडियो सब देखा होगा तो ये आप फटाफट कर पा रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, यानी कि 100 के आधे का मतलब 50 और 50 से छोटी संख्या होगी, जिसमें कह रहा है कि 4 दहाई और 5 इकाई के बीच में है। संख्या किसके किसके बीच में है, 4 दहाई। 4 दहाई का मतलब 40 हो सकता है, 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है। कह रहा है कि 5 इकाई यानी कि 45। अब इसके बीच की संख्या हो सकती है क्योंकि 5 इकाई के बीच में होनी चाहिए, 5 इकाई से छोटी होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं, कोई कहता है कि 46 आप क्यों नहीं ले रहे हैं, 46 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, 4 इकाई तो है लेकिन जो दूसरी कंडीशन है 5 इकाई के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे 6 इकाई हो गया, 5 इकाई के बीच में ये नहीं है। तो 5 इकाई के बीच में यही सारी संख्याएं हैं। आगे कह रहा है इसके इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 1 कम है और संख्या में अंकों का योग कितना है, 7 है। अब आप देखिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, लेकिन यहाँ पे इकाई और दहाई के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो ये संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे इकाई और दहाई के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, ये भी नहीं हो सकता। इकाई और दहाई के बीच में यहाँ का 2 का गैप है, तो ये भी हमारा संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई के बीच में कितने का गैप, 1 का गैप है, और सवाल में भी कहा है इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से कम होना चाहिए। इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम ही है। इसका मतलब 43 वाली जो संख्या है ये हमारी संख्या हो सकती है। और अगली कंडीशन में कहा है कि संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। अब देखिए 4 और 3 के अंकों का योग भी कितना है, 7 है, यानी कि हमारी संख्या 43 ही होगी। अब पूछा क्या है, तो अंकों का गुणनफल आप बता दीजिए। 4 और 3 का आप गुणनफल ले लीजिए। 4 और 3 का आप गुणनफल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 12। तो ये सवाल आप देखिए कितना सिंपल है, लेकिन इसमें कंसेप्ट है। अगर सवाल को आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। इसलिए हमने इस टाइप के सवालों को लिया है ताकि आप इस सवालों को एक बार देखें कि किस तरह के सवाल पूछे जाने हैं, ट्रेंडिंग में कौन कौन से सवाल हैं। तो इस तरह के सवालों की रेपिटेशन बार बार होती रहती है और बार बार पूछे जाने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा है कि कोई विद्यालय है जिसमें 660 विद्यार्थी हैं। कोई विद्यालय है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, 660 विद्यार्थी हैं, यानी कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जितने हैं, मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियों का सम कितना है, 660। कह रहा है इन विद्यार्थियों में 2/3 लड़के हैं, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 660 स्टूडेंट्स में 2/3 कितने हैं, लड़के हैं। 2/3 660 का कितना होगा, इसको 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, ये हो जाएगा 440। 440 हैं लड़के, 660 में 440 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हो गई, टोटल में से जब आप लड़कों को घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, लड़कियां मिल जाएंगी। कितनी लड़कियां हैं, टोटल जो लड़के और लड़कियों की संख्या है उसमें से आप लड़कों को निकाल देंगे तो आपको क्या बचेगा, लड़कियां ही बचेंगी।
तो हमें पता चला कि 440 लड़के हैं और 220 लड़कियां हैं। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। लड़कों की संख्या का 3/4, लड़के कितने हैं 440, इनका 3/4, और लड़कियों की संख्या 220 है, इनका 1/4 खिलाड़ी हैं। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए 440 लड़के हैं, इन 440 लड़कों का 3/4, इनका 3/4 खिलाड़ी हैं, तो इनका 3/4 कितना होगा, ये हो जाएगा 110, 11 3 33, 330। अब 330 क्या है, 330 खिलाड़ी हैं लड़कों वाले, लड़के जो खिलाड़ी हैं वो हैं 330। अब लड़कियों के केस में क्या कहा है, लड़कियों के केस में कहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या कितनी है 220, तो 220 का 1/4 आप निकाल लीजिए। 220 का 1/4 कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 55 आएगा। तो पूछा है कि कुल खिलाड़ियों की संख्या आप बताइए, यानी कि कुल लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी हैं, कुल लड़कियों की संख्या जो खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या लड़कों में कितना है 330, खिलाड़ियों में लड़कियों की संख्या कितना है तो 55। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, टोटल आ जाएगा 385। कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी आ गई 385। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम जब अगला नया हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम कुछ नए चैप्टर के साथ अगला चैप्टर जो होगा हमारा उसकी स्टार्ट करेंगे, और हम पूरी तरह से उस चैप्टर को भी इसी तरह से बेसिक तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो पूरी तरह से आपको समझ आया होगा, आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा उस वीडियो से। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो काम का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों के साथ, ताकि उनको भी मैथ का जो बेसिक चीज़ है वो भी समझ आसानी से आता चला जाए। और हम इसी तरह से पूरे मैथ के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका मैथ अगर आपको कमज़ोर लगता है तो कहीं से कहाँ तक आप मैथ में कम से कम कमज़ोर न रहें। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के हम वीडियो लाएंगे। पहले हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से मैथ को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारा टेट का या सी टेट का नोटिफिकेशन आता है तो हम अपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम धीरे धीरे इसी तरह से जो हमारे टीचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसी तरह का वीडियो हल्का मैथ का हम पूरी तरह से धीरे धीरे कंसेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बस यही गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।